अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के सेशन में हम स्टार की फॉर्मेशन पे बात करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स, आसमान पर चमकते हुए छोटे 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 चमकदार सितारे, ये कहाँ से आए, इनकी तादाद कितनी है और ये चमकते क्यों हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल दिमाग में आते हैं जिसका जवाब देती है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी इज़ द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़। इनमें से कुछ को तो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और कुछ जैसे सूरज, चांद, सितारे, सियारे, और कुछ ऐसे हैं जिनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो उसके लिए टेलीस्कोप, स्पाई ग्लास और टेक्नोलॉजिकल बहुत सी डिवाइसेस आई हैं जो एस्ट्रोनॉमिस्ट ने स्पेस में भेजी। इसकी मदद लेते हुए वो फॉर अवे गैलेक्सीज, particles that is spread in the space, और ब्लैक होल्स एंड स्टार, द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स एंड हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, जिसकी खोज में है, जिसकी रिसर्च करते हैं बहुत से बायोकेमिस्ट और एस्ट्रोनॉमिस्ट। नासा का नाम आप सबने सुना होगा। उन्हीं की मदद लेते हुए उनकी वेबसाइट से जाकर और जो रिसर्चेस की हैं वो मैं आपके सामने रखूँगी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स। आज इससे पहले हम बिग बैंग के बारे में एक सेशन कर चुके हैं जिसके अंदर हमने पहले तो एक्सप्लेनेशन दी थी नासा की, और उसके बाद कुरान पाक की आयतें जो हमें उससे पहले ही इस बारे में बता रही थी, जो कि आज हमारे टेक्नोलॉजिकल दौर ने एकम्प्लिश किया। तो इसमें हम देखेंगे कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने नजम, कवाकिब, अत्तारिक, नजमुक साकिब, इस तरह के बहुत सारे अल्फाज को तारों की शक्ल में बयान किया। और हम फाइंड आउट करेंगे द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन, इंसान कहाँ से पैदा हुआ, कौन सी मिट्टी थी जिससे इंसान पैदा हुआ, पानी जो आसमान से नाजिल हो रहा है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन कुरान पाक में है, और नासा इसके बारे में क्या कहती है। इनिशियल स्टेजेस पे प्लैनेट्स और जो फॉर अवे गैलेक्सीज सब कुछ है वो एक टाइनी बॉल की शक्ल में मौजूद था, इनफाइनेट टेम्परेचर एंड बॉडी की सूरत में, जो कि एक्सप्लोड हुआ एक धमाके के साथ 13.7 बिलियन ईयर्स अगो, और इसको हम कहते हैं द बिग बैंग थ्योरी। इस मैसिव एक्सप्लोजन की वजह से कायनात ने एक्सपेंड करना शुरू किया, यानी कि फैलना शुरू होगी कायनात। और इस मैसिव धमाके के सिर्फ 3 मिनट के अंदर अंदर पहला एटम बनना शुरू हो गया था, और विद इन 3 मिलियन ईयर्स, 3 लाख साल के अरसे में एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर रिड्यूस हुआ, 4500 केल्विन डिग्री तक रिड्यूस हो गया। तो फिर एटॉमिक मैटर्स बनना शुरू हुए, कायनात एक्सपेंड हुई और ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो गई। और सितारों का बनना और इसको समझना ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि सितारे गैलेक्सीज़ का फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, और शुरू में इनिशियल स्टेजेस में एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई थी मैटर में। ये तो हम नहीं बता सकते कि सितारों की तादाद कितनी है, बहुत नामुमकिन सी बात है, लेकिन एस्ट्रोनॉमिस्ट के मुताबिक हमारी मिल्की वे में तकरीबन 300 बिलियन मौजूद हैं, और इसी तरह कई हज़ार बिलियन गैलेक्सीज़ इस यूनिवर्स में मौजूद हैं। तो हमारा महदूद सा इल्म और छोटी सी अकल इस वुस्अतों का अंदाज़ा नहीं लगा सकती, और ना ही हमारा छोटा सा दिमाग इसके बारे में सोच सकता है। लेकिन जो थोड़ा बहुत इल्म अल्लाह ताला ने हमें दिया उसके मुताबिक हम देखेंगे कि स्टार की फॉर्मेशन क्या है। स्टार्स, हाउ स्टार बॉर्न्स। स्टार इज़ द कम्बिनेशन ऑफ हीट एंड लाइट। सितारे जो आज हम देखते हैं वो तकरीबन 5 से 6 बिलियन ईयर्स पहले वजूद में आए, और स्टार्ट में एनर्जी और मैटर का इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था यूनिवर्स में, स्पेस में। इसके डेंसिटी में फ़र्क था। डेंसिटी में फ़र्क की वजह से ग्रेविटेशनल पुल में भी डिफरेंस आया। जो मैटर हाई डेंसिटी के थे उनकी ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा थी, और जो मैटर कम डेंसिटी के थे उनकी ग्रेविटेशनल पुल कम थी। अब ज़्यादा ग्रेविटेशनल वाले ने कम ग्रेविटेशनल वाले मैटर को खींचना शुरू कर दिया, और यूनिवर्स में जगह जगह क्लाउड्स हैं, दैट इज़ जो कि फुल हैं गैसेस, डस्ट और पार्टिकल्स में मौजूद धुएं और बादल की शक्ल में मौजूद रहते हैं। इसको हम नेबुला कहते हैं, और ये नेबुला इस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इन पार्टिकल्स को और भी ज़्यादा खींचते रहते हैं और वो इकट्ठा हो जाता है। इस वजह से ना बहुत टेम्परेचर ज़्यादा होता है। फेमस नेबुले है दैट इज़ कॉल्ड ओराइन नेबुले। ओराइन नेबुले बहुत ज़्यादा चमकदार, शाइनी है, और उसमें बहुत ज़्यादा स्टार की फॉर्मेशन भी होती है, और बहुत ज़्यादा वास्ट है, फैला हुआ है, और इसको हम मेजर करते हैं लाइट ईयर्स में। लाइट ईयर्स, एक लाइट 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तक सफ़र कर सकती है, और 1 साल में जितनी लाइट सफ़र करती है उसको हम 1 लाइट ईयर कहते हैं। इस नेबुले के बारे में पहला हाइपोथेसिस 1796 में प्रेसे ने दिया था। और अब जो ये नेबुले है दैट इज़
जिसके अंदर ये पार्टिकल्स मौजूद होते हैं हाइड्रोजन को हीलियम में ट्रांसफ़र करना शुरू कर देते हैं और इसकी वजह से एक डेंस एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है और हाई डेंसिटी का एटमॉस्फेयर इतना ज़्यादा मर्जिंग स्टेट में आता है तो ये जो बादल हैं वो कोलैप्स कर जाते हैं। अब ये देखेंगे कि स्टार कैसे वजूद में आते हैं। ग्रेविटी जब भी हीट के ऊपर हावी होगी, the formation of star begins when the gravity start to dominate the heat, due to which these clouds lose their balance and start collapsing। तो collapse होना शुरू हो जाते हैं। अब स्टार जब collapse होंगे तो टेम्परेचर ज़ाहिर रिड्यूस होगा क्योंकि क्लाउड फैल गया है, टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है। इस फ्रेगमेंटेशन की वजह से फ्रेगमेंटिंग कॉज दीज गैसुअस क्लाउड्स टू कंट्रैक्ट होते हैं विच इज़ कॉल्ड प्रोटोस्टार्स। और प्रोटोस्टार है एक गैसिव मैस है, गैसिव मैस का जिसको हम प्रोटोस्टार कहते हैं। और प्रोटो जो क्लाउड होता है पेरेंट क्लाउड वो सिर्फ प्रोटोस्टार में कन्वर्ट नहीं हो जाता बल्कि उसमें मटेरियल प्लैनेट्स, मटेरियल, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स की शक्ल में बाकी भी चीज़ें मौजूद रहती हैं। और क्लाउड जो कोलैप्स कर रहा होता है उसके बाद फिर वो दोबारा से डेंस होना शुरू हो जाता है। इसका हॉट कोर फॉर्म्स इसका हॉट कोर बन जाता है। अगेन गैदरिंग डस्ट एंड गैस, दोबारा से डस्ट एंड गैस इकट्ठा करना शुरू कर देता है क्योंकि वो अपने पेरेंट क्लाउड से मुकम्मल तौर पर जुदा नहीं हुआ होता, लेकिन वो एक प्रोटोस्टार होता है। हाउ दिस प्रोटोस्टार कन्वर्ट इनटू द न्यू बॉर्न स्टार, इसके लिए एनर्जी और हीट की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब दोबारा से एनर्जी बढ़ना शुरू हो गई। प्रोटोस्टार ट्रांसफर इनटू स्टार्स व्हेन द एनर्जी इज़ अबव 10 मिलियन केल्विन्स तक जब हीट होगी, देन हाइड्रोजन फ्यूज़न इनिशिएट हो जाता है। इसको हम कहते हैं स्टेलर न्यूक्लियोसिंथेसिस दैट इज़ कन्वर्ट इनटू अ न्यू बॉर्न स्टार। अब हाइड्रोजन एटम ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाते हैं हीलियम में, तो फ्यूजन की वजह से। और फ्यूजन इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी टू स्टार्ट न्यूक्लियर फ्यूजन, लेकिन जब एक दफ़ा न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट होता है तो एनर्जी पैदा होना शुरू हो जाती है जिससे तारे गर्म भी होते हैं और चमकते हुए भी नज़र आते हैं क्योंकि हाइड्रोजन ट्रांसफ़र हो रहा है हीलियम में और वो चमक रहे होते हैं। अब तारों का रंग भी इनके टेम्परेचर पर ही बेस करता है। जैसा कि हॉटेस्ट स्टार हमें ब्लू नज़र आते हैं, वार्मर येलो और वाइट नज़र आते हैं और कूलर स्टार रेड नज़र आते हैं। इनको हम कहते हैं ब्लू ड्वार्फ, येलो ड्वार्फ, वाइट ड्वार्फ एंड रेड ड्वार्फ। अब इस कंडीशन में जबकि स्टार बन रहे हैं तो जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी इक्वल होती है थर्मल फोर्स ऑफ एनर्जी के तो सब स्टेबल रहता है। अगर ये स्टेबल रहेगा तो फिर ये स्टेज इनिशिएट हो जाएगी मेन सीक्वेंस स्टार। अब हमारी कायनात में तकरीबन 90% स्टार मेन सीक्वेंस स्टार्स हैं और मेन सीक्वेंस स्टार ये लास्ट फेज़ है स्टार फॉर्मेशन का। अब प्रोटोस्टार में न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से सन स्टार क्रिएट हो गया। सन भी हमारा एक स्टार है और अगर इस न्यूक्लियर फ्यूजन के वक्त इन स्टार्स का मैस सफिशेंट नहीं होता फ्यूज़ के लिए तो ये ब्राउन ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमने देखा नेबुले से किस तरह से स्टार बन जाता है। अब ये स्टार जो कि पैदा हुआ है अपनी एक लाइफ साइकिल गुजारने के बाद डेड भी करता है, डेथ भी होती है स्टार की। वो कैसे होती है, अब लाइफ साइकिल जानेंगे हम स्टार का। जब स्टार अपना न्यूक्लियर फ्यूल ख़त्म कर देता है और वो जो स्टोर उसके अंदर हाइड्रोजन होती है वो ख़त्म होने लगती है तो स्टार की डेथ हो जाती है। हमारा सन इस वक्त मिडल एजेस में है। एक तारे की टोटल एज 10 बिलियन ईयर्स है। द लाइफ साइकिल ऑफ द स्टार इज़ 10 बिलियन ईयर्स और इसकी एज को हम मेजर करते हैं मैस प्लस इसमें मौजूद ट्रैप्ड गैस की वजह से। जब कोई सितारा अपने कोर में मौजूद सब हाइड्रोजन को इस्तेमाल कर लेता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करने के लिए थर्मल प्रेशर नहीं रहता तो स्टार अपने ही वज़न से कोलैप्स कर जाता है। तमाम सितारे बड़े होना शुरू हो जाते हैं और ठंडे होते हैं, रंग बदल लेते हैं अपना। बड़े क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें कन्वर्ट एनर्जी और बनना शुरू होती है। मैं आपको बाद में बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ बनती है। पहले देखें तो ये जो रंग बदलते हैं उसमें रेड जाइंट्स बन जाते हैं और ग्रेविटी के प्रेशर की वजह से ये टूटना शुरू करते हैं। फर्दर फ्यूजन होता है तो उसमें हीलियम और हैवी एलिमेंट्स बन सकते हैं। फिर ये स्टार लो और मीडियम मैस के रेड जाइंट्स और सुपर जाइंट्स में तब्दील हो जाते हैं। अगर स्टार का मैस हैवी एलिमेंट को फ्यूज़ करने के काबिल नहीं होता तो इनकी आउटर लाइन ख़त्म हो जाती है। तो फिर क्या बचता है, सिर्फ एक हॉट कोर बचा जिसको हम कहते हैं वाइट ड्वार्फ। अब एक आम वाइट ड्वार्फ कम से कम सूरज के मैस का आधा होता है। जहाँ
छोटे स्टार को हम कम मैस वाले स्टार रेड और सुपर जायंट में तब्दील होते हैं, वहाँ ज़्यादा मैसिव स्टार एकदम धमाके के साथ सुपर जायंट वो एक्सप्लोड होके फट जाते हैं। इसको हम कहते हैं सुपरनोवा। ये बहुत ज़्यादा एनर्जी और लाइट क्रिएट करता है। बहुत बार ऐसा होता है कि ये कोर ख़त्म हो जाता है और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी इस्तेमाल हो जाते हैं, बाकी बचता है न्यूट्रॉन और वो न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाते हैं। इसको हम कहते हैं प्लैनेटरी नेबुला। अगर ये क्रिएट हो जाता है तो नेबुला की वजह से अब मज़ीद एक्सप्लोजन नहीं होता, आखिर में एक न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। और अगर उसके रिमोट में मैस हो तो वो न्यूट्रॉन नहीं बनेगा बल्कि वो एक ब्लैक होल बन जाएगा। अब ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल एक ऐसा रीजन है जहाँ पर ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट बल्कि लाइट भी वहाँ से वापस नहीं आ सकती। ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ज़्यादा और टाइम भी बहुत आहिस्ता से गुजरता है। अब सन भी हमारा एक ह्यूज स्टार है, मगर ये ब्लैक होल में कभी भी कन्वर्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ब्लैक होल बनने के लिए सूरज का मैस काफ़ी नहीं है। मैस ज़्यादा होगा तो फिर ब्लैक होल बनेगा। अब हमारे मिल्की वे में कम से कम 100 मिलियन ब्लैक होल्स होने ही चाहिए। हमने ये देखा कि नेबुला किस तरह से स्टार में कन्वर्ट होता है, फिर स्टार अपने एंड की तरफ क्यों कैसे जाता है और गैलेक्सी किस तरह से बनती है। अब एक दोबारा से जंप करते हैं पीछे। जब स्टार बड़ा होना लगता है तो इसके अंदर मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स पैदा हो जाते हैं। कौन कौन से? हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नियॉन, सिलिकॉन और आयरन। और ये साइज़ में बढ़ना शुरू हो जाता है क्योंकि वो बूढ़ा हो रहा है और उसका जो बाहर का स्ट्रक्चर है वो प्याज की तरह होने लग जाता है और उसमें ये चीज़ें पैदा होना शुरू। जब दरमियान में लोहा पैदा हो जाता है तो अब मज़ीद बढ़ नहीं सकता तो वो फट जाता है और खला में पूरे कायनात में फैल जाता है। इस धमाके को सुपरनोवा कहते हैं, जो इतना चमकदार होता है कि इसकी रोशनी हज़ारों लाइट ईयर दूर से देखा जा सकता है। सितारे का कोर जो को स्टील से भी सख्त होता है कायनात पे बिखर जाता है और एक नॉर्मल साइज़ का सितारा भी हमारी ज़मीन से बड़ा होता है जो कि न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाता है। अब मैस और ग्रेविटी डेंसिटी मैस ग्रेविटी की वजह से ये कंप्रेस होना शुरू हो जाता है और जिसकी वजह से इसका एक चम्मच का वज़न, यानी कि न्यूट्रॉन स्टार का अगर आप एक चम्मच लें तो उसका वज़न तकरीबन माउंट एवरेस्ट पहाड़ के बराबर होगा। अब आपको समझ आया कुरान पाक में किस तरह से अल्लाह ताला ने कहा था कि अगर कोई किसी की ज़मीन हड़प करेगा तो उसको ऐसा तोप पहनाया जाएगा जो 7 ज़मीनों से भी वज़नी होगा। अब आपको ये बात समझ आएगी। ये स्टार कंप्रेस होने के बाद इतना वज़नी हो जाता है कि एक छोटा सा चम्मच अगर ज़मीन पे आ जाए तो उसका वज़न इतना ज़्यादा होगा। और दूसरी सूरत में पंसर, इसको हम पंसर भी कहते हैं, पंसर पंचेस होल इन द स्टेलर डिस्क। स्टेलर डिस्क में एक होल पैदा करते हैं जिसको हम ब्लैक होल कहते हैं। तो एक मैसिव स्टार या तो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा या फिर ब्लैक होल बनेगा। अब सितारे के बाकियात दूसरे सितारों को बनने में मदद करते हैं। अब वो मरा हुआ सितारा जो कि फैल गया वो काम आते हैं दूसरे स्टार को बनने में, और बाकी चीज़ें जो खिला में घूम रही होती हैं उसकी होती है। इसकी वजह से ज़िंदगी मुमकिन हो पाती है। पानी से लेकर लोहा, सोना, अब इंसानों का जिस्म में तमाम एलिमेंट सितारों के बाकियात हैं। मुर्दा सितारा ज़िंदगी का सबब बनता है, पानी भी उसकी वजह से आता है, सोना, धात, इवन के जो ज़मीन पे समंदर हैं वो इन सितारों के बाकियात हैं। अपने प्रोसेस में थी लाइफ के तो यही कॉमेट्स ज़मीन पर गिरते रहे। इन कॉमेट्स के अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं पानी के और वो ज़मीन पर गिरते रहे जिसकी वजह से समंदर बने। अब एस्ट्रो जर्नल में 2014 के रिसर्च पेपर शाया हुआ जिसमें कहा गया था कि स्टार डस्ट कोई आम मिट्टी नहीं है बल्कि सीमेंट की तरह का एक मटेरियल होता है जो पानी के साथ मिलकर मज़ीद सख्त बन जाता है। स्टार डस्ट पानी के ज़रात और कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स को भी साथ लेकर जब वो ज़मीन पर गिरते हैं तो समंदर क्रिएट हुआ और सिंगल सेल भी इस समंदर के अंदर ही पैदा हुआ। अब तारीख की तरफ आइए। आसमान की और रात के वक्त आने वाले की कसम, और तुम क्या जानो रात के वक्त आने वाला क्या है। एक सितारा सुराख पैदा करता है, कोई जान ऐसी नहीं जिस पर निगाहबान ना हो। इंसान को चाहिए कि गौर करे कि इसे कैसे पैदा किया गया। वो एक ऐसे पानी के बहाव से पैदा किया गया जो स्टील और सीमेंट की तरह की डस्ट यानी धूल का मिक्सचर था। बेशक अल्लाह इनको दोबारा पैदा करने का भी कादिर है। और इसी तरह की बात सूरत निसा में भी आई है। वही धूल स्टार की बाकियात थी जो आज की साइंस के मुताबिक ज़िंदगी की वजह बनी, यानी हम इंसान और सब जानदार सितारे की बाकियात हैं उस मुर्दा सितारे की।
और इस बारे में कॉल सेगल ने आज से काफ़ी अरसे पहले कहा था, हम सब सितारे के बाक़ियात हैं। और ये तहकीकात याद रखिएगा, मैं आपको आज के टेक्नोलॉजिकल दौर की बता रही हूँ, जो कि 1400 साल पहले बनाने वाले मालिक क्रिएटर ने, जबकि इस कॉल सेगर के बाप दादा भी नहीं थे, तब कुरान पाक में आया था कि सब जानदार सितारों की मौत की वजह से पैदा होते हैं। 1400 साल पहले एक और दावा किया गया था कि ये पानी ज़मीन पर मौजूद नहीं था, इसको आसमान से उतारा गया। इसके देखिए सूरत फातिर आयत नंबर 27, क्या तुमने नहीं देखा कि खुदा आसमान से पानी बरसाया जिससे तरह तरह के रंगों के मेवे पैदा हुए, पहाड़ों में सफ़ेद और सुर्ख रंगों के रास्ते और कुछ काले सियाह भी, इंसानों के भी जानवरों की तरह के रंग हैं। खुदा से तो अल्लाह के वही लोग डरते हैं जो साहिब इल्म हैं। खुदा गालिब है और बख्शने वाला है। अब आइए 2004 के स्पेस क्राफ्ट पर, जिसको इस वजह से भेजा गया था कि हम स्पेस डस्ट को इकट्ठा करेंगे और हम इस पर रिसर्च करेंगे, क्योंकि ये बहुत अहम मिशन था। इससे पहले हम समझते थे कि स्टार डस्ट और मेटेराइड्स और कॉमेट्स, ये सब मटेरियल ज़मीन पर आकर सिर्फ तबाही मचाते हैं, बाकी ज़िंदगी नहीं पैदा करते। लेकिन एंड्रयू वेस्टप्रॉल ने कहा था कि हम खला में जाएंगे और स्टार डस्ट को लेके आएंगे। इससे पता चलेगा, बाय एनालाइजिंग इंटरस्टेलर डस्ट वी कैन अंडरस्टैंड आवर ओरिजिन। और उसने बिल्कुल सही कहा था। उन्होंने कॉमेट को इकट्ठा करके लाए और वो देखेंगे कि हम कहाँ से पैदा हुए। R.W. विल्सन, प्रोफेसर ऑफ द बायोकेमिस्ट्री, इन्होंने इस पर रिसर्च की। अब आप ज़रा ये देखिए, स्टिकी, इसके बारे में कहा गया ये चिपकने वाला और ये बहुत सॉफ्ट है, और इसको कहा गया कि ये डार्क टार लाइक मटेरियल है। अब इसकी खासियत को ज़मीन पर मौजूद सीमेंट जैसी है, जिसको मुख्तलिफ शक्ल भी दी जा सकती है। ये रिसर्च की है 2014 के बाद, स्टार डस्ट को एनालिसिस करने के बाद। अब कुरान क्या बता रहा है? कुरान बता रहा था कि इंसान मिट्टी से बने हैं, बल्कि मिट्टी की खसूसियात भी बता रहा है। सूरत रोम आयत नंबर 20, इसकी निशानियों में ये भी है कि इसने तुम्हें डस्ट यानी मिट्टी से पैदा किया और फिर तुम इंसान होकर जा बजा फैल रहे हो। आगे देखिए सूरत साफ़ात आयत नंबर 11, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे पूछो, इनका बनाना मुश्किल है या मखलूक़ात का? हमने इनको बनाया है, हमने इनको चपकने वाली मिट्टी से पैदा किया। सूरत हिजर आयत नंबर 26, हमने इंसान को खनखनाते काले मिट्टी के गारे से पैदा किया। अब सोचें, क्या ये सब इत्तेफाक हो सकता है? और इससे आगे इंशाल्लाह हम ब्लैक होल के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ सिंगुलैरिटी, इवेंट हॉरिज़न। अब ज़रा कुछ और आयतों में देखें किस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत नज्म में, अन्नजमी वल हवा, हवा कहते हैं फॉलन स्टार को, दैट इज़ फॉलिंग स्टार। लेकिन लुगातुल कुरान में, हिस्ट्री में अगर सर्च किया जाए तो हवा मीन एम्प्टी स्पेस, और एक और जगह महवा, इसके हरूफ असली हैं हवा, दैट इज़ एटमॉस्फेयर। और एक और जगह इसी की डेफिनेशन, इसकी एक्सप्लेनेशन में इसका मीनिंग आया हमिंग साउंड। अब आप देखें कि इस एक ही वर्ड ने किस तरह से स्टार के पूरी चीज़ को एक्सप्लेन किया है, that create in empty space and then it's create the atmosphere and it create the sound like hum. सुपरनोवा के बाद जब क्लैप्स कर जाता है तो इस एटमॉस्फेयर की वजह से स्टार दोबारा क्रिएट होता है, दैट इज़ क्रिएट द हमिंग साउंड, जो कि इस वक्त 15 स्टार से आ रहे हैं। आज के न्यू टेक्नोलॉजिकल दौर में जब उसके साउंड को एनालिसिस किया गया तो उसकी साउंड बिल्कुल ऐसे ही थी जो कि हमिंग साउंड पैदा कर रहा था, और वो इतनी तेज़ी से मूव कर रहा है कि एक सेकंड में 130 दफ़ा मूव करता है, और दैट इज़ प्रोड्यूस साउंड लाइक हम। और अन्नजम दैट इज़ स्टार, अन्नजम साकिब, और तुम्हें क्या पता तारिक क्या है? ये एक ऐसा स्टार है जो कि होल पैदा करता है, दैट इज़ कॉल्ड ब्लैक होल। आज के टेक्नोलॉजिकल दौर ने ऑब्ज़र्व किए हैं ब्लैक होल्स, जो कि सितारे के ख़त्म होने के बाद
एक मैसिव स्टार क्रिएट कर देता है, ब्लैक होल, जहाँ पर ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है, कंडेंस होती है। तो ये तो आज से पहले कुरान पाक ने बताया था। और ये ऐसा सितारा है जो कि साउंड न्यूट्रॉन स्टार, वो हम पल्सर स्टार कहते हैं, जैसे पल्स की तरह वो हरकत करता है। अब हमारा इल्म अभी इतना वसी, मेरा इल्म अभी इतना वसी नहीं है कि मैं ये आपको बताऊं कि कौकब सितारा किस लिए कहा, अल्लाह ताला ने कवाकिब क्यों कहा, और नजम और कौकब और बुरूज इन सब में क्या फ़र्क है। तो इसके ऊपर मज़ीद रिसर्च करेंगे इंशाल्लाह। फिर इसके सेशन में देखेंगे कि अल्लाह ताला ने इन स्टार्स को, जिनके नाम आज साइंस ने दिए हैं, अल्लाह ताला ने उनको क्या नाम दिए थे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।